नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर। आपको कोई नोट्स नहीं खोलने, आप सब मेरी तरफ देखो, पहले समझ लो, ठीक है। घर जाकर रीड करना, मुझे बताना प्रॉब्लम आए तो। ठीक है जी, चलो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर। मतलब क्या है बेटा, प्रमोटर की पोजीशन कंपनी के साथ कैसी रहती है? देखो एक बात है बेटा, प्रमोटर ना तो कोई ट्रस्टी है और ना ही एजेंट है। ही इज नीदर ट्रस्टी नॉर द एजेंट ऑफ द कंपनी। ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय फिड्यूशरी रिलेशनशिप? अ पोजीशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ। बेटा प्रमोटर कोई ट्रस्टी नहीं है, कंपनी कोई ट्रस्ट चीज है, दान करने के लिए बनी है जो ट्रस्टी है ना। एजेंट नौकर है क्या प्रमोटर? नहीं, एजेंट भी नहीं है। फिर इसकी पोजीशन कैसी है बेटा? बोलता है फिड्यूशरी पोजीशन है, फिड्यूशरी रिलेशन है कंपनी के साथ। फिड्यूशरी मतलब जो ट्रस्ट और फेथ पे बेस्ड पोजीशन है। आपको कुछ और भी याद आ सकता है, ठीक है। हाँ, जो ट्रस्ट और फेथ पे बेस्ड पोजीशन है बेटा, जो रिलेशन है वही है प्रमोटर की कंपनी के साथ। बाबू ये क्यों लिखा गया, ऐसा ही क्यों लिखा गया? देखो एक बात समझो, कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, ठीक है, उस दिन क्या होगा बेटा? कंपनी पहला एग्रीमेंट करेगी अपने प्रमोटर के साथ कि प्रमोटर आओ, लिखवा कर जाओ, आपने जितने भी खर्चे करे कंपनी बनाने के लिए सारे हम आपको रिफंड करेंगे, रिम्बर्स करेंगे सारे खर्चे। बेटा अब एक बात बताओ, प्रमोटर ने खर्चे हो 2 लाख, बताए 5 लाख, बताने को तो बता सकता है। खर्चे हो 20,000, बताए 2 लाख, कुछ भी बता सकता है। इसलिए बोल रहे हैं प्रमोटर आपकी पोजीशन ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन है। समझ आई बात? समझ आई ना बात? हर केस में आपको सच ही बोलना है, तो जितना आपने खर्चा किया बता जाओ, आपको रिम्बर्स कर देंगे। कंपनी जब भी कमाएगी सबसे पहले आप ही का पैसा उतारेगी। बात समझ में आई? क्यों है ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन? ओके है बात? बढ़े आगे बेटा, इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अभी सब सामने देखते रहेंगे मेरी तरफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे देना हो पेपर में आ चुका होता। इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। बेटा एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाए तो उसका इफेक्ट क्या है? मैं कुछ पहले बातें बोल देता हूं। बेटा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की इंपॉर्टेंस आप समझते नहीं हो, लेकिन बेटा ये पता है क्या है? कंपनी की डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। हम सबके एक डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, ये कंपनी का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है कि कंपनी आज के दिन बनी है। और आज के दिन से ही मेंबर अलग बात और कंपनी अलग बात। याद है सेपरेट लीगल एंटिटी, वो आज के दिन से होता है। याद है लिमिटेड लायबिलिटी, वो भी आज के दिन से ही स्टार्ट होती है। याद है परपेचुअल सक्सेशन, वो भी आज के दिन से होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी कभी मरेगी नहीं, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो आउट, बट कंपनी कंटिन्यू टू ऑपरेट। वो कब से स्टार्ट होता है? वो इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट होता है। आज बनी है कंपनी, आज के दिन से होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, आज के दिन से होती है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। आज के दिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो बिजनेस स्टार्ट कर देगी क्योंकि वो बन गई। वो जनरल पब्लिक से पैसा ले सकती है? नहीं ले सकती। किसको एडिशनल स्टेज परफॉर्म करनी है? पब्लिक कंपनी को, ठीक है ना। तो बेटा मैं इसके इफेक्ट बताने जा रहा हूं, ये बहुत खतरनाक चीज है। इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, समझने की कोशिश करना बेटा। देखो ये ना कंक्लूसिव एविडेंस है कि कंपनी फॉर्म हो गई। कंक्लूसिव एविडेंस कि कंपनी अब फॉर्म हो चुकी है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ थी तो बेटा गड़बड़ के साथ ही फॉर्म हो चुकी है। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, आपके हाथ में 11th पासिंग सर्टिफिकेट आ गया, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड आ गया, वो कंक्लूसिव एविडेंस है कि आपने 11th पास कर ली। उसके बाद टीचर के सामने आप तड़ी से जाके बोल देना मैंने चीटिंग की थी, जो होता है कर ले। बेटा वो कंक्लूसिव एविडेंस है कि हम पास हो चुके। हाँ अभी हुए नहीं हो आप, इतने खुश मत हो, ठीक है। वो कंक्लूसिव एविडेंस है कि हम पास हो चुके हैं बेटा, इसलिए बोल रहा हूं ये भी कंक्लूसिव एविडेंस है। अगर कोई गड़बड़ के साथ कंपनी बनी है वो गड़बड़ चलेगी। अभी समझाता हूं क्या बात है। इसके लिए मैं 2 एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल, बाबू बाद में पता चले एमओए पे 7 लोगों के साइन चाहिए थे,
याद है, 7 मेंबर के साइन चाहिए थे, 3 डायरेक्टर के साइन चाहिए थे, 2 विटनेस के साइन चाहिए थे। बाद में पता लगे 7 में से 6 मेंबर के साइन ठीक थे, उन 6 में से ही एक ने दूसरे 7th मेंबर के साइन फॉर्ज कर दिए, फर्जी साइन कर दिए। अब क्या होगा बेटा, कंपनी तो देख बन चुकी, कंक्लूसिव एविडेंस आपके सामने है, कंपनी को कुछ नहीं हो रहा, अब फंसेगा कौन समझो। दोनों विटनेस गए और जिसने साइन गया वो भी गया। मैंने आपको पहले कहा था मैं प्रूव करूंगा, विटनेस बनना बहुत खतरे से खाली नहीं बेटा, दोनों विटनेस फंस जाएंगे, मानकर चलो पक्की बात। और एक जिसने साइन किया वो भी गया, इन 3 लोगों के खिलाफ केसेस हो जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी, गड़बड़ के साथ ही चलती रहेगी। समझ आई बात? ओके बात। सेकेंड वन इज बेटा, मान लो आज डेट क्या है, 7 जनवरी 2020। बेटा मान लो आज साइन कर रहा है रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन था, वो साइन कर रहा है और उसने गलती से डेट डाल दी 5 जनवरी 2020। उसको गलती लग गई डेट में, उसने गलती से डेट डाल दी 5 जनवरी 2020। बेटा लीगली, पहले एक बात करते हैं लीगल तौर पे क्या होना चाहिए था, डेट 7 डलनी चाहिए थी, और कंपनी पहला एग्रीमेंट किसके साथ करती है, प्रमोटर के साथ करती है, तो प्रमोटर के साथ एग्रीमेंट 7 तारीख को हो सकता था, 7 तारीख का एग्रीमेंट वैलिड होता, 7 से पहले कर सकते थे, लीगली नहीं कर सकते थे, इट इज कंसीडर्ड एज इनवैलिड, कंपनी नहीं बनी। जब 7 तारीख को साइन हुआ है, 7 तारीख को कंपनी एग्जिस्ट हुई है, उससे पहले कैसे साइन करा दोगे आप कंपनी के, इट इज कंसीडर्ड एज इलीगल। लेकिन इस केस में सोचो, आरओसी गलती से साइन करते हुए डेट डाल गया 5 जनवरी, डेट है क्या एक्चुअल में 7 जनवरी। बेटा अगर आपने 5 तारीख को भी प्रमोटर के साथ एग्रीमेंट कर लिया, वैलिड हो जाएगा। इतने खतरनाक इफेक्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस कि कंपनी 5 को ही बनी है, कंक्लूसिव एविडेंस, इसके बाद कुछ नहीं है। बात क्लियर हुई? दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? इन दोनों से ही क्वेश्चन आ सकता है, बस तीसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है, पक्की बात। अब एक टॉपिक और कर लो, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 स्टेजेस पूरी हो गई, उसके अलावा 2 टॉपिक और कर लिए हैं हमने। अब बेटा लास्ट टॉपिक है, आप कह सकते हो इसके बाद एमओए और एओए का डिफरेंस आएगा। बेटा मैंने 4 बातें बता रखी है, बस 2 ही बातें बोलनी होंगी डिफरेंस में, जब पढ़ोगे तो पता लगेगा 4 बातें मैं पहले ही बोल चुका हूं इतने सब कुछ बोलने के बाद, ठीक है जी। चलो अभी देखते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज का मतलब क्या होता है, जनरल पब्लिक से पैसे लेना शुरू कर दो, ठीक है। अब बेटा शुरू करना है तो क्या करना है, 6 स्टेप दिए गए हैं इसमें शायद, ठीक है। सबसे पहले सेबी अप्रूवल, फिर शायद प्रोस्पेक्टस है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर है, 4th वन इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, 5th वन इज अलॉटमेंट, शायद एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, 5th वन इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है ना। 6 स्टेप है, 6 में से 1-2 मैंने पहले ही बोले हुए, तो बहुत आसान होगा मेरे लिए, जंग बहुत आसान है। चलो पढ़ते चलते हैं। बेटा फर्स्ट वन इज सेबी अप्रूवल। सेबी पता है ना कौन होता है, हाँ पड़ोसी होता है। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी, सेबी पड़ोसी होता है, हाँ जी। सुनो कौन होता है सेबी, बेटा फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मैं कुछ समझाता हूं बेटा। इंडिया में शेयर मार्केट का नाम सुना है, बस नाम सही, अभी काम नहीं बताना, काम 12th में, ठीक है ना। 12th में चैप्टर है, वहां समझाऊंगा आपको डिटेल्ड। बेटा ट्रेडिंग भी करके दिखाऊंगा, शेयर कैसे खरीदे और बेचे जाते हैं, लाइव आपके सामने ही करूंगा ट्रेड। लेकिन फिलहाल अभी मेरा वो मुद्दा नहीं है, तो अभी मैं टच नहीं करता। फिलहाल मैं सेबी के बारे में कुछ बताता हूं, बस आपने, मैं ये कंफर्म कर रहा था शेयर मार्केट का नाम सुना है कि नहीं। आप कह रहे हो नाम सुना है, ठीक है, बस नाम से ही मतलब है। बेटा देखो क्या होता है, अगर किसी जगह पर पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो आप ये भी मानकर चलो उसी जगह पर फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी फील्ड में देख लेना, जहां पैसा बहुत आना शुरू होगा ना, वहां फ्रॉड भी बहुत ज्यादा शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हुआ बेटा कुछ शेयर मार्केट में इंडिया की। 1980s तक बेटा शेयर मार्केट को कोई भी नहीं जानता था, इतनी पॉपुलर नहीं थी इंडिया में, ठीक है। 1980s के बाद बहुत पॉपुलर हुई, और जैसे ही पॉपुलर हुई फ्रॉड डबल, और सबने फ्रॉड किया, सबने, किसी ने नहीं छोड़ा। ब्रोकर ने भी फ्रॉड किए हैं बेटा, कंपनीज ने भी फ्रॉड किया, और इन्वेस्टर ने भी धोखा दिया, सबने ही धोखा दिया।
और सबसे ज्यादा नुकसान बियर करा है बेटा जनरल पब्लिक ने, सबसे ज्यादा नुकसान। तो बेटा गवर्नमेंट ने क्या किया, एट द एंड ये रियलाइज करा यार ये तो बहुत ज्यादा ही फ्रॉड होने लग गए, और कोई सेपरेट पीनल प्रोविजन ही नहीं था, कोई पेनाल्टी देने का प्रोविजन नहीं था, कोई कानून नहीं था। तो इन्होंने एक लॉ बनाया सेबी एक्ट 1992, सेबी एक्ट 1992। बाबू ये पिक्चर में आया 1992 में, और ये वन ऑफ द हार्श एक्ट है इंडिया का। इसमें मैक्सिमम पेनाल्टी है लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, पूरी जिंदगी भर की जेल। समझ में आई बात, कितना हार्श होगा। तो बेटा अब इसको जो बनाया गया वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। अब इंडिया में कोई भी कंपनी बनती है ना, पैसा लेना शुरू करती है, सबसे पहला स्टेप ही क्या आता है, सेबी की अप्रूवल। जब तक सेबी अप्रूव नहीं करेगा, जब तक सेबी ओके नहीं करेगा कि आप कंपनी ठीक हो, आप किसी जनरल पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते। और बेटा गलती से भी दिमाग में मत लाना कि इसकी कोई भी डायरेक्शन आपने कॉन्ट्रावेन कर दी ना, सर आप गए, जिंदगी भर जेल हो जाती है। गलती से भी ना सोच लेना कोई डायरेक्टर कि इसकी डायरेक्शन को हम कॉन्ट्रावेन कर देंगे। बेटा सेबीज अप्रूवल, अब सेबी अप्रूवल किस बेसिस पे देता है, देखो क्या होता है बेटा। सेबी आपसे सारे लीगल डॉक्यूमेंट मांगता है जो आरओसी ने अप्रूव करे। आपने दिखाया कि हाँ रजिस्टर्ड करा लिया है, लीगल तौर पर रजिस्टर्ड हुआ है, सब कुछ लीगल है। बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की फाइनेंशियल साउंडनेस चेक करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टली फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, ठीक ठाक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पैसा है कि नहीं, या पैसा इकट्ठा करके फरार ना हो जाएगा, इंडिया छोड़ दें। उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस देखता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस की वर्थ देखता है कि वो ठीक है कि नहीं, पैसा ठीक ठाक है कि नहीं कंपनी के पास। जब बेटा उसको सारे एस्पेक्ट ओके लगते हैं तब जाकर वो अप्रूवल देता है कि हाँ अब जनरल पब्लिक से पैसा रेस कर लो, लेकिन वो मैक्सिमम अमाउंट भी बता देगा कितनी रेस कर लो, कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज पे यही नहीं बोला था, सेबी बताएगा मैक्सिमम अमाउंट कितनी। यार बताओ, कंफर्म ही नहीं करते बात। ठीक है ना, हमारा रटा था, यहां समझा दिया। ठीक है, जिसको आप ऑथोराइज शेयर कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल बोलते हो। याद आई कुछ बात? ठीक है जी, चलो सेबी की अप्रूवल मिल गई। अब सेकंड वन इज प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या बलाएं बताता हूं। स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं बेटा, प्रोस्पेक्टस मिलता है, मिलता है, हाँ मिलता है। फ्रंट पेज लैमिनेटेड पेज, जिसमें स्कूल की बिल्डिंग प्रिंट होती है कि अगर स्कूल की बिल्डिंग ऐसे सामने लाइव देख लो और पेपर पे देख लो तो बेटा कभी मैच नहीं होती, वही पेज। ठीक है, और अंदर बेटा झूठी झूठी तारीफें। प्रिंसिपल का नोट सोसाइटी के लिए, वाइस प्रिंसिपल का नोट सोसाइटी के लिए, स्ट्रीम हेड के सब टीचर्स के नाम, कॉमर्स स्ट्रीम में ये टीचर पढ़ाते हैं, इतने क्वालिफाइड, सब झूठ झूठ। ठीक है पास्ट ईयर के रिजल्ट्स इतने बढ़िया है हमारे, ये टॉपर निकाले, वो सब झूठ झूठ। और अंदर एक पेज काम का, जिसमें आप अपना बायोडाटा देते हो और बताते हो सब कुछ कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं। बेटा देखो, स्कूल प्रोस्पेक्टस इशू करके आपको इनवाइट कर रहा है कि आओ और मेरे स्कूल में एडमिशन यही कर रहा है। बेटा कंपनी भी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, और सिमिलर टू, आप बोल सकते हो सिमिलर टू द स्कूल्स, उनका भी फ्रंट पेज होता है लैमिनेटेड, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस की बिल्डिंग। ठीक है, अंदर भी बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नोट टू द सोसाइटी, मैनेजिंग डायरेक्टर के नोट टू द सोसाइटी, सीईओ के नोट टू द सोसाइटी, कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, सबके क्वालिफिकेशन, कितने कितने क्वालिफाइड है, कितने एक्सपर्ट है, पास्ट ईयर के रिजल्ट्स। वहां पर रिजल्ट क्या रहते हैं, डिविडेंड कितना बांटा हमने, कितने हमने प्रॉफिट्स कमाए, वहां रिजल्ट्स का मुद्दा ये है। और अंदर एक काम का पेज आपके लिए। बेटा जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर रही होती है तो आपको इन्वाइट कर रही होती है कि आओ और मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, डिवेंचर्स खरीद लो। अब शेयर्स और डिवेंचर्स तो क्लियर है ना यार, लास्ट लेक्चर बहुत दिमाग खपाई करी मैंने, ठीक है ना, याद है ना। बेटा अब मैं प्रोस्पेक्टस के लिए कुछ बात बोलता हूं, आप जिंदगी में भूलोगे नहीं बेटा, मैंने स्कूल के प्रोस्पेक्टस से इसको जान के लिंक किया है। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स एंड द डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस क्या है, जनरल पब्लिक को इन्विटेशन कि आओ और मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो, डिवेंचर्स खरीद लो। बात क्लियर? सेबी की अप्रूवल ले ली, प्रोस्पेक्टस इशू हो गया। थर्ड स्टेप मुझे बताना नहीं क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर। सर अब याद होना चाहिए, बैंकर अपॉइंट हो गया, ब्रोकर और अंडरराइटर अपॉइंट हो गया। याद है ना ब्रोकर और अंडरराइटर का डिफरेंस, पूरी जिंदगी याद रहेगा ना।
अपने बड़े भाई बहनों से पढ़ लेना जिन्होंने कभी ब्रोकर और अंडर राइटर को सिर्फ रटा है, एमकॉम भी पास हो, पूछ लेना ब्रोकर और अंडर राइटर में क्या डिफरेंस होता है, बता नहीं पाएंगे। मैं चैलेंज दे रहा हूं, पूछ कर देख लेना आज, ठीक है? आज बिठाना पास, आ तेरी क्लास लगाता हूं, आ बैठ, बहुत पढ़ लिख रखा, आजा। चलो ये तो मैं बहुत छोटी बात बोल रहा हूं, थोड़ी बड़ी भी पूछ कर देख लेना। उसे कहना ढंग से बता दे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर क्या होता है। अगर आपको समझा दे मान जाऊंगा आपको। मेरे को पता है बेटा, हमने रट रट के ही गुजारे कर रखे हैं, ठीक है ना? कुछ नहीं समझाते सब रटा होता है, हमने 11th 12th निकाली होती है गलती से। अभी 11th क्लास में एक स्टूडेंट है खुशी धवन, तो वो अपने रिश्तेदार के कहीं घर गई, कहीं पंजाब लुधियाना साइड, तो वो बोलते हैं कि उसकी सिस्टर का पेपर था बीकॉम फाइनल ईयर का, वो बैठी हुई इक्विटी शेयर और डिवेंचर में डिफरेंस पढ़ रही, उसे कुछ नहीं आता था, वो समझा कर आई उसको कि होता है इक्विटी शेयर और डिवेंचर। इतने बुरे हाल हो गए हमारे कि 11th क्लास का बच्चा बीकॉम फाइनल को पढ़ा रहा है इक्विटी शेयर और डिवेंचर क्या होते हैं। ठीक है जी बेटा, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, ओके। फोर्थ वन इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। केस स्टडी यहां से आ चुकी होगी और नहीं आई तो अब तैयारी है बेटा। जिस स्कूल में आ चुकी बहुत अच्छी बात, नहीं आई है तो बेटा पक्का बोल रहा हूं आएगी, यहीं से आएगी। मैं फिगर भी बता रहा हूं आपको क्या आएगी, जो फिगर बोल रहा हूं फिगर भी वही आएगी। बस लो, इससे ज्यादा रटना क्या होगा बेटा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लो पहले ये भी समझो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है बेटा। सेबी ने ना हर कंपनी को एक बात बोल रखी है, सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेटा इसने हर एक कंपनी को एक बात समझा रखी है कि जब आप शेयर इशू करोगे 90% शेयर, 90% शेयर बिक जाने चाहिए विद इन 120 डेज ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इशू किया था अभी, उससे 120 दिन गिन लो, 120 दिन के अंदर अंदर। उसने कहा नहीं बिके तो कहता है अगले 10 दिन के अंदर अंदर पैसा वापस कर देना अगर 120 दिन में नहीं बिके। और फिर मैं आप बात बोल रहा हूं, गलती से कोशिश मत कर लेना सेबी की डायरेक्शन को कॉन्ट्रावेन करने की। पता है ना क्या हो सकता है, ठीक है ना? ब्याज के साथ दोगे पैसा, पेनल्टी के साथ दोगे, गारंटी बोल रहा हूं, और जेल अलग जाओगे, गारंटी बात। इसकी डायरेक्शन नहीं, कॉन्ट्रावेन कर लेना, कुछ भी कर लेना इंडिया में, ठीक है जी। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना बेटा। इसने बनाया क्या लॉ कि कंपनी जितने भी शेयर इशू करेगी उसका 90% शेयर बिकने ही चाहिए। अगर नहीं बिके तो क्या 10 दिन में पैसे वापस करने हैं। तो बेटा कंपनी चलेगी कैसे? देखो एक बात सुनो, आप इनकॉर्पोरेट हो चुके हो, इनकॉर्पोरेशन पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके 90% शेयर नहीं बिके तो आज आप पैसे वापस कर दो, दोबारा से लेकर आना, दोबारा से ये स्टेज परफॉर्म करना, दोबारा सेबी की अप्रूवल, दोबारा सब कुछ, प्रोस्पेक्टस, दोबारा से अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर, फिर स्टेज पे दोबारा से करना पड़ेगा सब कुछ। बेटा कहने का मतलब यह है अगर कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है और वो सारे शेयर 10 रुपए के हैं, यानी कि 5 लाख रुपए के शेयर इशू कर रही है। मैं बताता हूं केस स्टडी कैसे होती है। कंपनी ने 5 लाख रुपए के शेयर इशू करे और कंपनी को अभी तक अमाउंट रिसीव हो चुकी है 4,30,000। क्या कंपनी फर्दर प्रोसीड कर सकती है? द आंसर इज बिग नो, बिग नो। कहां प्रोसीड कर सकती है बेटा? कंपनी ने अभी तक मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं किया, विच इज द 90% ऑफ द शेयर्स। 90% कंपनी को मिलने चाहिए थे 4.5 लाख। क्या अभी तक 4.5 लाख मिले? नहीं। कंपनी को फिलहाल के लिए वेट करना है 120 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर 4.5 लाख मिल गए तो कंपनी प्रोसीड कर सकती है। अगर नहीं मिले तो क्या? तो बेटा कंपनी को अगले 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा अमाउंट रिफंड करना है, सबके पैसे वापस कर दो 10 दिन के अंदर अंदर। दिस इज द मिनिमम सब्सक्रिप्शन। और ये आरओसी ने नहीं बोला, ये सेबी ने बोला है। बात ओके? 4 हेडिंग ओके है। 5th वन, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। बेटा शेयर मार्केट का दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज, कुछ कंफ्यूज मत होना, शेयर मार्केट को ही बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है जी। अब समझने की कोशिश करो ये क्यों कह रहा है शेयर मार्केट को एप्लीकेशन देकर आओ। किस बात की एप्लीकेशन? बेटा आपको इंडिया में अगर शेयर इशू करने हैं, अच्छा एक बात बताओ, अभी तक पैसे मिल चुके कि नहीं मिल चुके? पैसे मिल गए, पैसे मिल गए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया। मैं तभी तो आगे जा रहा हूं। मान लो 5 लाख के शेयर बिक गए, पैसे मिल गए। मैंने शेयर दिए अभी तक?
शेयर दिए? नहीं दिया। एडवांस पैसे आ चुके हैं मेरे पास, कंपनी हूं मैं, मैंने शेयर दिए अभी तक आपको? नहीं दिए। बेटा शेयर देने से पहले आपको कम से कम एक शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट कराना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टिंग? पहले लिस्टिंग का मतलब और फिर यह बता देता हूं क्यों लिस्ट कराना चाहिए। लिस्टिंग का क्या मतलब है? बेटा लिस्टिंग का मतलब है कि आगे से शेयर का प्राइस अप डाउन हो रहा है, ये कैलकुलेट कौन करेगा? शेयर मार्केट। मैं इस बदले में उसको पैसे दूंगा, मैं जाऊंगा कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में। लोग कहते हैं एटलीस्ट एक स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर लिस्ट करा कर आओ। इंडिया में ऑल दो 25-27 स्टॉक एक्सचेंज है, दो के नाम आप हमेशा याद रखना, BSE एंड NSE। मैं हमेशा याद कराता हूं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये कहां पर है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक जगह का नाम है बॉम्बे में जिसका नाम है दलाल स्ट्रीट, वहां पर है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन दो के नाम याद रख लो। कहता है कम से, ये इंडिया की दोनों सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अब बेटा होता क्या है, ये कहता है कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा कर आओ शेयर। बेटा मैंने लिस्टिंग के लिए पैसे दिए उनको, उन्होंने लिस्ट कर लिया। होता क्या है लिस्टिंग के बाद शेयर का अप डाउन कौन कैलकुलेट करेगा? स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अब रीजन क्यों लिस्ट कराना पड़ रहा है समझना जरा, इस बात को बहुत आराम से समझना। ठीक है, मैं कंपनी बना रहा था, मान लो मुझे 5 लाख रुपए दिए 5 लोगों ने मिलकर। ठीक है, शिवम ने दिए, सार्थक ने दिए, कृष्णा ने दिए, मानस ने दिए और शिवांग ने दिए। ठीक है, इन्होंने 1-1 लाख रुपए दिए मेरे को। ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए लिए और मान लो अगर मैं लिस्ट ना कराऊं तो मैंने उठा के क्या करा? बिजनेस में लगा दी। ठीक है, 10 दिन के बाद माइनस आ गया, मैंने 1 लाख रुपए दिए थे आपको 10 दिन पहले, लाओ जी 1 लाख रुपए निकालो। अब एक बात बताओ बेटा, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट कर चुका हूं, मान लो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, और वो बिकती नहीं अभी, बहुत आसानी से नहीं बिकेगी, क्या करूं? इसे 1 लाख कहां से दूं? दिक्कत महसूस हो रही है? लो मैं दिक्कत दूर कर देता हूं। ये कहते हैं आप स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में शेयर को लिस्ट करा लो। मैंने करा लिया, इसका फायदा बताता हूं क्या होगा। माइनस आया 10 दिन के बाद कि आओ और मेरे 1 लाख रुपए देकर जाओ। मैंने कहा एक काम कर, तुझे तेरे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो शेयर मार्केट में जा और शेयर बेचा। ये गया शेयर बेच आया, मान लो विदुषी ने शेयर खरीद लिए। अब मेरे एंगल से सोचो, कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाती है, इंडेक्स ऑफ मेंबर प्रिपेयर करती है, याद होगा लास्ट लेक्चर में बोला था, इंडेक्स ऑफ मेंबर प्रिपेयर करती है हर पब्लिक कंपनी। ठीक है, मैंने क्या करा बेटा, मैंने 5 लोगों का नाम लिखा हुआ था, शिवम, सार्थक, कृष्णा, मानस और शिवा। ठीक है, मैंने क्या करा, मानस का नाम काट दिया, नाम लिख दिया विदुषी। मैंने पैसे दिए, मैंने तो दिए नहीं, किसने दिए? विदुषी ने दिए उस दिन। ठीक है, शिवम को जरूरत पड़ गई 20 दिन के बाद, ये मांगने आ गया पैसे, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा, जा शेयर मार्केट में बेच ले। इसने शेयर बेचे, सुखमनी ने खरीद ली, मैंने नाम काटा शिवम, नाम लिख दिया सुखमनी। अरे मुझे क्या फर्क पड़ा, कंपनी पूरी जिंदगी इक्विटी शेयर के पैसे देती ही नहीं वापस भाई। ये 5 लाख मेरे पास पूरी जिंदगी रहेंगे, आप ही बेचते रहोगे खरीदते रहोगे, आप ही बेचते रहोगे खरीदते रहोगे। 121 करोड़ लोग इंडिया के और 700 करोड़ लोग दुनिया के, खरीदते रहो बेचते रहो, खरीदते रहो बेचते रहो, मैं नहीं देता वापस, पूरी जिंदगी नहीं देता। और अगर कंपनी गलती से बंद होने लगेगी तो क्या होगा बेटा, आखिरी में जिन 5 लोगों के नाम लिखे होंगे या जिन 10 लोगों के या जिन 20 लोगों के नाम लिखे होंगे जिन्होंने 5 लाख रुपए मुझे दिए होंगे, मैं उनके पैसे वापस कर दूंगा। अगर बंद होने लगेगी कंपनी तो पूरी जिंदगी नहीं मिलते इक्विटी के पैसे वापस। ये बात मैं पहले भी बोली है, इक्विटी के पैसे हम पूरी जिंदगी वापस देते ही नहीं है। समझ आई बात? स्टॉक एक्सचेंज में क्यों लिस्ट करा रहे हैं, क्यों एप्लीकेशन दिलवा रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को, मैंने मोस्ट डिटेल्ड बताया है, मैं चाहता रटवा सकता था। समझ आई ना बात? एंड लास्ट वन इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर। लो जी समझ लो ये बात भी, और चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। एमओए का डिफरेंस रहता है, वो भी 2 बातें बतानी होंगी। ठीक है जी, चलो करें बात बेटा, करो बात। बाबू कह रहा डिस्ट्रीब्यूट करो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर। अब बेटा एक बात सुनो, मेरी तरफ देखो, मैंने 50,000 शेयर इशू करे थे, 10 रुपए का एक था, मेरे बैंक खाते में 5 लाख रुपए आ चुके हैं। कहता शेयर तो दे दो, पैसे तो आ गए, 2 शेयर। अब मैं करता क्या हूं बेटा, एक अलॉटमेंट लिस्ट प्रिपेयर करता हूं। अलॉटमेंट लिस्ट क्या होती है? अरे कुछ नहीं होता, बहुत आसान चीज है। एक्सेल शीट देखिए कभी, MS एक्सेल की शीट वही होती है।
ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो कह रहे हैं ये क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता यार, मैं बताता हूं। देखो, सीरियल नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर, नेम एंड एड्रेस ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, और बेटा एक और चीज होती है, अभी मत पूछना, डीमैट अकाउंट डिटेल, 12th में बताऊंगा, ये अभी आपके लिए जरूरी नहीं है, डीमैट अकाउंट डिटेल, ठीक है। लो जी, सीरियल नंबर 1, मुझे मिस्टर ए ने पैसे दिए थे, मेरे खाते में पहले दिन जो पैसे आए थे वो मिस्टर ए गए थे। मिस्टर ए, उसने 500 शेयर खरीदे थे, 500 शेयर, उसके बैंक अकाउंट नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर। सेकंड, मिस्टर बी ने पैसे दिए थे, उसने दिए थे मुझे 1000 शेयर के पैसे, बैंक अकाउंट डिटेल, डीमैट अकाउंट डिटेल। मैं ऐसे पूरी लिस्ट प्रिपेयर करूंगा, एट द एंड इसका टोटल 50,000 होगा, क्योंकि मेरे खाते में 5 लाख रुपए आए हैं, 50,000 शेयर थे 10 रुपए के, मुझे 50,000 शेयर के ही पैसे मिले। सारे के सारे शेयर नाम लिख लूंगा, जिन जिन्होंने भी पैसे दिए सबके नाम लिख लिए, सबने जिसने जिसने जितने जितने शेयर खरीदे लिख लिए, इनको शेयर दे दूंगा, अलॉट कर दूंगा। पहले लिस्ट बनाऊंगा, अलॉटमेंट लिस्ट, फिर क्या करूंगा, शेयर्स दे दूंगा, दे दिए शेयर, ठीक है जी, चैप्टर खत्म हो गया। अब मुद्दा आ गया एमओए और एओए के डिफरेंस का। मुझे एक नोट्स दे दो, आप दे दो, आप शेयर कर लेना, ठीक है। एमओए और एओए के डिफरेंस का, ऑल्दो 4 बातें मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसको भी मोस्ट डिटेल्ड कवर करेंगे, ठीक है जी। चलो, आप मेरे सामने बैठे हो एक्सपर्ट, कुछ लगभग 30-40, और बेटा मेरे को आपने सिखाना है एमओए और एओए का डिफरेंस, ठीक है जी। चलो बेटा, डिफरेंस बिना बेसिस के कोट मत कर देना, 11th में कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा, फिर मत पूछना क्या हुआ था। बेसिस पहले चाहिए, डिफरेंस बाद में चाहिए, ठीक है जी। बेसिस ऑफ डिफरेंस, पहला ऑब्जेक्टिव, क्या लिखा हुआ है बेटा, एमओए डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड एंड एओए आर द रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे इंडिकेट हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी इज अचीव्ड। बात क्लियर। एमओए में ऑब्जेक्ट क्लोज होता है यार, बता ही नहीं रहे, वो क्या बताता है बेटा, कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है, क्या क्या काम करेगी आगे जाकर, और बेटा एओए क्या बताता है, रूल्स ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट। याद नहीं है, कंपनी के रिलेशन विद इनसाइडर, रूल्स लिखे हैं सारे। सेकेंड वन, पोजीशन, दिस इज द मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड इज सबऑर्डिनेटेड टू द कंपनीज एक्ट। मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, ये तो समझ में आया, ये बात नहीं समझ में आई जो एंड के बाद लिखी, इज सबऑर्डिनेट टू द कंपनीज एक्ट। मतलब बेटा कहता है एमओए जरूर मेन डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जो कंपनी एक्ट के खिलाफ हो। सबऑर्डिनेटेड टू द कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट जैसी बात कर सकता है, उसके खिलाफ नहीं कर सकता, कानून के खिलाफ आप भी नहीं बोल सकते, जितने मर्जी बड़े डॉक्यूमेंट हो आप। समझ आई बात समझ आई। एओए में क्या लिखा है, दिस इज द सब्सिडरी डॉक्यूमेंट एंड इज सबऑर्डिनेटेड टू बोथ द एमओए एंड द कंपनीज एक्ट। बेटा आप सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है, आपकी रैंक 2 है, लेकिन यू मस्ट बी सबऑर्डिनेटेड टू द एमओए एंड द कंपनी एक्ट। आप ऐसी कोई भी बात नहीं बोल सकते जो एमओए के खिलाफ हो या कंपनी एक्ट के खिलाफ। समझ आई बात, ओके बात। थर्ड वन, रिलेशनशिप, चेहरे पे मुस्कान आ गया आधे बच्चों के, ठीक है। एमओए डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ द कंपनी विद द आउटसाइडर, ठीक है। एमओए क्या बताता है, कंपनी के रिलेशन विद आउटसाइडर। एओए क्या बताता है, कंपनी के रिलेशन विद इनसाइडर, ठीक है जी, वेरी गुड। 3 डिफरेंस हो गए बेटा, बस अब छुट्टी होने में 3 डिफरेंस की दूरी है और आप बहुत खुश हैं। मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी बेटा, 5th डिफरेंस इज नेसेसिटी। 4th को 2 मिनट के लिए स्किप कर रहे हैं, वापस आएंगे। 5th वन इज नेसेसिटी। एवरी कंपनी हैज टू फाइल अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि बेटा एमओए बनाना कंपलसरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, नेसेसिटी है, बेयर मिनिमम। एओए में क्या लिखा है, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर अ कंपनी, फॉर अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट होगा, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अरे यार क्या लिखा हुआ है, सॉरी, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज टू फाइल, नहीं यार कुछ गड़बड़ है इसमें मैटर में, मैं बता देता हूं। इट इज नॉट कंपलसरी फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू प्रिपेयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन
the private company can also file it is not compulsory for a private limited company to file the article of association. Table F of Companies Act 2013 will automatically applicable to that company. ठीक है ना, पढ़ा है हमने बेटा। आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि ये प्रिपेयर करो, आपके ऊपर क्या हो सकता है, टेबल ए लग सकती है। वो दोनों ही सॉरी पब्लिक कंपनी के लिए ही तो थी, ठीक तो बात है। पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी नहीं है बेटा, किसी भी पब्लिक कंपनी के लिए कि वो अपना एओए प्रिपेयर करे, उसके ऊपर टेबल एफ ऑटोमेटिकली लग सकती है कंपनीज एक्ट 2013 की। ये क्या है, स्पेसिमेन है रूल्स एंड रेगुलेशन, मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, चलो जी, अब दो बातें रहेगी, वैलिडिटी और ऑल्टरेशन। बेटा अब मैं बता देता हूं, अगर किसी को भी आपने चाहते हो ना उसका रियल टेस्ट करना नॉलेज का, तो ये दोनों बातें पूछकर देख लेना। वॉट लग चुकी होगी, मैं गारंटी बोल रहा हूं। आप रटने के अलावा इनको कुछ करोगे नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं होता 11th क्लास में, टीचर समझाते नहीं। मैं बहुत आराम से समझाऊंगा, रिलैक्स मोड में हूं मैं, मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है छुट्टी की। बहुत आराम से समझो चीजों को, पढ़ना क्या लिखा है। एक्ट वैलिडिटी पढ़ रहा हूं पहले, मेमोरेंडम में एक्ट बियॉन्ड द एमओए आर इनवैलिड and cannot be ratified even by the unanimous vote of the member। ये क्या बोला है, कह रहा है एक्ट बियॉन्ड द एमओए आर इनवैलिड। मैं बोल चुका हूं पहले इलीगल होता है बेटा। एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज में कोई बात नहीं लिखी थी, आपने कर दी कोई काम। मान लो लोन लेने की पावर थी 20 लाख, डायरेक्टर लोन लेकर बैठ गए 30 लाख रुपए का, पावर ही 20 लाख की थी, लोन लेकर बैठ गए 30 लाख का। It is considered as invalid as well as illegal. They cannot ratify it even by the unanimous vote of the member। ये क्या बोला है, लो समझने की कोशिश करो बेटा। अब कंपनी से गलती तो हो गई, डायरेक्टर ने क्या करा, 20 लाख का लोन की पावर लिखी थी एमओए में, 30 लाख का लोन लेकर बैठ गए, ये इलीगल है लॉ में। अब इन्होंने क्या करा, सारे मेंबर्स को बुलाया। मेंबर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। आज जो मीटिंग करनी है, एक एजेंडा है हमारा कि हमसे एक गलती हो गई, उसको ठीक कर दो आप आकर। सारे आ गए, मान लो 20,000 मेंबर थे, 20,000 इक्विटी शेयर होल्डर आ गए। इन्होंने गलती बताई, मान ली, शेयर होल्डर को कहा एक ना रेजोल्यूशन पास कर दो। ठीक है, चलो उन्होंने सबने पास करने बैठा, सारों ने फेवर में वोट कर दिया कि हम ये गलती सुधारना चाहते हैं। मान लो सबने कर दिया, 20 के 20,000 लोगों ने फेवर में वोट कर दिया। बेटा ये गलती तब भी नहीं सुधर सकती। मैंने आपको पहले ही बताया था ऑब्जेक्ट क्लोज बहुत खतरनाक चीज है बेटा। देखो मैं बोल रहा हूं, यूनानिमस वोट क्या होता है, यूनानिमस वोट होता है इवन अ सिंगल वोट अगेंस्ट इट, यानी कि सब चीजें फेवर में है, एक वोट भी अगेंस्ट नहीं है, तब भी नहीं सुधर सकती। देखो क्या लिखा है, एक्ट बियॉन्ड द एमओए आर इनवैलिड, दे कैन नॉट बी रेटिफाइड, रेटिफाइड मतलब ठीक नहीं हो सकते, दे कैन नॉट रेटिफाइड इवन बाय द यूनानिमस वोट ऑफ द मेंबर। 100% लोग फेवर में वोट कर देंगे तब भी ठीक नहीं हो सकती है गलती। समझ आई एमओए की इंपॉर्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट क्लोज क्या चीज है। ठीक है जी, अगर इसके बियॉन्ड चले गए ना वो इलीगल ही रहेगा और पूरी जिंदगी इलीगल रहेगा। वो लीगल नहीं बना सकते, कोई तरीका ही नहीं है इलीगल बनाने का, कोई तरीका ही नहीं है। समझ आई बात। आर्टिकल में क्या लिखा है, एक्ट आपको पता होगा आई होप यूनानिमस का मतलब, एक्ट विच आर बियॉन्ड आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड, ठीक किए जा सकते हैं बाय द मेंबर प्रोवाइडेड दे डू नॉट वायलेट द एमओए। कहता अगर आपने आर्टिकल के बियॉन्ड कोई काम कर दिया उसे ठीक किया जा सकता है, बस वो मेमोरेंडम के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसने कुछ बताया कैसे ठीक किया जा सकता है, अगर नहीं बताया तो बता देता हूं बेटा, इसे ठीक किया जा सकता है बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जब मैं बोलता हूं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, मेंबर की मीटिंग बुलाओ, अगर 51% या उससे ज्यादा लोग आपके फेवर में वोट कर दें तो ये ठीक हो जाएगा। मान लो एक एम्प्लॉय की सैलरी लिखी थी 30,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, आपने दे दी उसको 40,000, आपको गलती समझ में आई, आपने सारे मेंबर्स को बुलाया, 20,000 मेंबर पहुंच गए। बेटा अगर 10,000 से ज्यादा ने आपके फेवर में वोट कर दिया ना तो बेटा ये गलती ठीक हो जाएगी। आर्टिकल की गलतियां ठीक हो सकती हैं, बस वो मेमोरेंडम के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो कैसे हो सकती हैं, बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, यूनानिमस रेजोल्यूशन क्या होता है यार, बोल दो यार, 100% फेवर में वोट, यार बोलते नहीं यार, कुछ भी नहीं बोल रहे क्या, 100% फेवर में वोट। अगर नहीं बोल रहे तो आज चैप्टर 4 पूरा होगा। चलो यूनानिमस रेजोल्यूशन क्या होता है,
ठीक है, अब बेटा अभी बताता हूं तुम्हारे को, रुक जाओ तुम। ऑल्टरेशन बेटा, एमओए और एओए का डिफरेंस पढ़ रहे हैं, लास्ट बेसिस है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब क्या एमओए बदला जा सकता है, क्या एओए बदला जा सकता है, बेसिस का मतलब बता रहा था। चलो देखते हैं बदला जा सकता है कि नहीं। कहता है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड इन मेनी केसेस अप्रूवल ऑफ सर्टेन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड। बेटा एमओए को बदलना इतना आसान नहीं है, कई बार आपको बोलता है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अप्रूवल चाहिए। बता देता हूं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो आपके लिए वेली नहीं है, जिसको और बहुत काम धंधे हैं। मैंने ऑब्जेक्ट क्लोज में छोटी सी बात लिख दी, ठीक है, वही टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। लैंड खरीदने का मन हो रहा है, लिखा था नहीं, चलो चेंज करा लेते हैं एमओए, चलो कराओ चेंज। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, इतनी आसानी से मिलेगी नहीं और टाइम है नहीं उनके पास, 6 महीना साल भर लग जाएगा अप्रूवल मिलने में। तब तक पता लगे वो लैंड कोई और खरीद के चलता बना हो जो आप खरीदना चाह रहे थे। सीधी सी बात, ठीक है ना। एमओए को बदलना आसानी है, इसलिए एक बारी में परफेक्ट लिखो। एओए की बात कर लेते हैं बेटा। आर्टिकल कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द मेंबर। स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द मेंबर यानी कि बेटा अगर आपका 75% लोग आपके फेवर में आ जाएंगे तो बेटा आर्टिकल चेंज किया जा सकता है। 20,000 मेंबर को बुलाया, 15,000 ने कह दिया हाँ कर दो चेंज, 5,000 ना भी कहें, 75% लोगों के हो जाएगा चेंज, ठीक है बेटा। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विसेज। अरे कहां जा रहे हो तुम, तुम्हारी ऐसी की तैसी। चलो ठीक है, बाय बाय।